Hello students, welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मेड्डा और स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त 2020। अगस्त 2020 के दूसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हमारे कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, करंट अफेयर्स के किन किन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो आज की क्लास में हमारा रहने वाला एक तो इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, इंडेक्स, रिपोर्ट्स, समिट्स। उसके बाद मैं फर्दर बात करना चाहूं तो पर्सन इन न्यूज, दैट इज अपॉइंटमेंट्स, ऑब्ituaries एंड सम प्लेसेस आल्सो। तो बेसिकली ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं करंट अफेयर्स के, इन टॉपिक्स को हम मिसलेनियस की कैटेगरी में रखते हैं। तो आज का हमारा जो क्लास रहेगा दैट इज ऑफ मिसलेनियस जीके, मिसलेनियस जीके, करंट अफेयर्स के अंदर मिसलेनियस जीके, दैट इज ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अगस्त 2020। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेज से बात करते हैं। डेज की बात करेंगे कि दूसरे हफ्ते में कौन कौन से डेज रहे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स। इसको हम वर्ल्ड ट्राइबल डे भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्राइबल डे भी इसको बोला जाता है, ट्राइबल, इसको वर्ल्ड ट्राइबल डे भी बोला जाता है। तो कब होता है ये होता है 9 अगस्त को, 9th ऑफ अगस्त को। 9th ऑफ अगस्त को हम ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल या फिर वर्ल्ड ट्राइबल डे। ठीक है, तो इस बार इसका थीम क्या रहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार इसका थीम क्या रहा? तो इस बार इसका थीम था कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल्स रीसाइलेंस। कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रीसाइलेंस, तो ये इस बार इसका थीम रखा गया, दैट इज वर्ल्ड ट्राइबल डे, वर्ल्ड ट्राइबल डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 9 अगस्त को एक और दिन होता है नागासाकी डे। अब नागासाकी डे की अगर मैं बात करूं, अगर आपको प्रीवियस वीक के अगर आपने करंट अफेयर्स देखे थे, प्रीवियस वीक का अगर आपने मिसलेनियस जी के देखा था, तो उसके अंदर हमने 6 अगस्त की बात की थी क्या, हिरोशिमा डे की, हिरोशिमा डे। ठीक है, अब ये हिरोशिमा डे होता है 6 अगस्त को और नागासाकी होता है कब, 9 अगस्त को, 9 अगस्त को। तो ये हिरोशिमा और नागासाकी क्या है? हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो मेजर सिटीज है। 6th ऑफ अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान के एक शहर हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बम थ्रो किया था, न्यूक्लियर बम यूज किया था। उसके बाद 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को एक दूसरा न्यूक्लियर बम फेंका गया, किसके ऊपर? नागासाकी के ऊपर, जापान का एक दूसरा शहर। तो 2 न्यूक्लियर बम यहां पर फेंके गए थे जापान के अंदर, 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर, 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर। तो इसलिए हम ये डे ऑर्गेनाइज करते हैं, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे एंड 9th ऑफ अगस्त को नागासाकी डे। एंड इसके बाद 12 अगस्त 1945 को जापान ने डिसाइड किया था कि वो सरेंडर कर देगा और 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के चलते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्विट इंडिया डे। क्विट इंडिया डे दैट इज 9th ऑफ अगस्त, क्विट इंडिया डे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन दैट इज क्विट इंडिया डे। महात्मा गांधी जी ने बेसिकली क्विट इंडिया आंदोलन चलाया था कब? 1942 में, 1942 में। अगर आपको याद हो क्विट इंडिया मूवमेंट कब आई थी? 1942 में। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आई थी। तो उसी को लेकर हम एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज 9th ऑफ अगस्त, क्विट इंडिया डे, क्विट इंडिया डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। अब देखिए बायोफ्यूल की अगर मैं बात करूं तो रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम यहां पे बात करना चाहें तो इंडिया हैज अ टारगेट एंड द वर्ल्ड आल्सो हैव अ टारगेट। ठीक है, पूरी दुनिया में नेट जीरो कार्बन एमिशन के चलते हुए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए हम बढ़ चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है क्या? बायोफ्यूल, बायो एनर्जी। तो बायोफ्यूल, बायो एनर्जी को लेकर हम एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं 10 अगस्त, 10 अगस्त, 10 अगस्त। और इस बार इसका थीम क्या रहा? इस बार इसका थीम था बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ये इंडिया का थीम था, ठीक है, इंडियन की बात कर रहा हूं, ये इंडिया का थीम था। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के चलते हुए भारत ने ये थीम चूज किया अपने लिए, बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, अब मैं इसकी फर्दर बात करना चाहूं इंडिया की, तो इंडिया हैज अ टारगेट 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। 2022 तक भारत को 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना है। उसके बाद एक फर्दर टारगेट भी है हमारा 500 गीगावाट बाय 2030। क्लियर, 500 गीगावाट 2030 तक। तो ये हमारा टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। और उसी के अंदर आता है बायोफ्यूल, बायोफ्यूल। बायो का मतलब क्या होता है? जो भी मतलब वेस्टेज होती है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्टोव होता है, स्टोव वी कैन से इन पराली,
ठीक है। राइस का नीचे वाला पार्ट जिसको किसान जला देता है, ठीक है, उससे आसमान में बहुत सारा फोम हो जाता है, बहुत इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, तो दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। उससे आप एनर्जी जनरेट कर सकते हो, फ्यूल जनरेट कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी वेस्टेज जो हमारी होती है, तो वेस्टेज से भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो दैट इज बायोफ्यूल डे, 10 अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे का ये कब होता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल यूथ डे। और इस बार इसका थीम क्या रहा? इस बार इसका थीम रहा यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अब इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो एक नेशनल यूथ डे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया में। वो कब होता है बच्चों? वो होता है 12 जनवरी को। दोनों 12 हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 12 अगस्त है, वो 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 12 जनवरी को, तो इसलिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं नेशनल यूथ डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे। अब एलिफेंट्स को लेके प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, तो उसको लेके वर्ल्ड एलिफेंट डे एक ऑर्गेनाइज किया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को ही ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स की। अब बुक की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब दैट इज रिटन बाय दलाई लामा। ये किताब लिखी है दलाई लामा जी ने। तो आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। दैट इज बुक रिटन बाय दलाई लामा। अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, ये लॉन्च की जाएगी। चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है एक रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट क्या कहती है? FSSAI, that is Food Safety and Standard Authority of India. Food Safety and Standard Authority of India. बेसिकली भारत के अंदर हम जो भी पैक्ड फूड खाते हैं, उन सब पैक्ड फूड कंपनीज को इंडिया में पैक्ड फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन से लाइसेंस लेना पड़ता है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया में बेसिकली सबको हेल्थियर फूड मिले, सबको अच्छे वे में न्यूट्रिशन से भरा हुआ फूड मिले, अच्छा खाना हम लोग खाएं, उसको लेके काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस जारी की है कि किसी भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे के अंदर जंक फूड को बेचना मना है। भारत के अंदर किसी भी राज्य के किसी भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे के अंदर अब कोई भी जंक फूड नहीं बिकेगा। तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी है, जिसके हेड हैं रीता तियोटिया जी। रीता तियोटिया जी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हेड हैं। तो एक और गाइडलाइंस बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यहाँ पे पहले आई थी। वो गाइडलाइंस क्या कहती थी कि स्कूल्स के अंदर, स्कूल्स की जो कैंटीन्स होती हैं, ठीक है, स्कूल्स की जो कैंटीन होती है, उन स्कूल्स कैंटीन में जो बेसिकली हाई सॉल्ट हाई शुगर फूड्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। हाई शुगर हाई सॉल्ट हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स यहां पर नहीं बेचे जाएंगे स्कूल्स की कैंटीन्स के अंदर, ताकि बच्चों के जो न्यूट्रिशन है उनको इंप्रूव किया जा सके, बच्चों को हेल्थियर फूड मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छे न्यूट्रिशंस मिले। उन सबको देखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइंस डिक्लेयर करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्चून टॉप्स 100 ग्लोबल कंपनीज 2020। देखिए फॉर्चून बेसिकली क्या है? फॉर्चून एक मैगजीन है, यूएस की एक मैगजीन है फॉर्चून। तो फॉर्चून मैगजीन का एक लिस्ट आता है हर साल टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज का। तो टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज 2020 का एक इंडेक्स निकाला है फॉर्चून मैगजीन ने। तो ये क्या कहता है? तो फॉर्चून मैगजीन का ये इंडेक्स कहता है दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी, टॉप नंबर कंपनी वो है वॉलमार्ट। वो है पहले नंबर पे वॉलमार्ट। ये वॉलमार्ट क्या है? बेसिकली एक रिटेल मार्केट चेन चलाती है, सुपर मार्केट चलाती है यूएस के अंदर। और अगर आपको ध्यान हो लास्ट टू लास्ट ईयर इसी वॉलमार्ट ने इंडियन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के अंदर 77% स्टेक भी परचेज किया था। यानी कि फ्लिपकार्ट का 77% का ऑनर है वॉलमार्ट ग्रुप। उसके बाद बात करें सेकंड पे है चाइनीज ग्रुप, चाइनीज कंपनी सिनोपेक ग्रुप, चाइनीज कंपनी है सिनोपेक ग्रुप। थर्ड पे भी चाइनीज कंपनी है स्टेट ग्रिड। एंड टॉप 100 कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो इन टॉप 100 कंपनीज में सिर्फ एक ही भारतीय कंपनी है, रिलायंस। 96 नंबर पे, 96 नंबर पे एक ही भारतीय कंपनी है इस लिस्ट के अंदर, 96 नंबर पे रिलायंस। हालांकि फॉर्चून ने अदर कंपनीज का भी एक लिस्ट निकाला, मतलब टॉप 500 तक निकालता है फॉर्चून, बट हम सिर्फ टॉप 100 की बात ही कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंडिया का 96 टॉप 100 में सिर्फ रिलायंस है। उसके बाद फर्दर ओएनजीसी याद आता है, आईओसीएल दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनीज बाद में आ जाती हैं। इसके बाद एसबीआई याद आता है, काफी पीछे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्चून टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज के लिस्ट में 100 में से सिर्फ एक ही भारतीय कंपनी है, 96 नंबर पे रिलायंस, मुकेश अंबानी। चलिए
नेक्स्ट, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020। देखिए पहले हमने फॉर्च्यून मैगजीन का पढ़ा, अब दूसरी मैगजीन आती है फोर्ब्स मैगजीन, अगेन यूएस की मैगजीन है फोर्ब्स। तो फोर्ब्स दैट इज फॉर्म्ड बाय स्टीव फोर्ब्स। तो फोर्ब्स का मैगजीन आया किस चीज को लेके, हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020। 2020 में किन एक्टर्स ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, तो टॉप पे हैं डिवाना जॉनसन जिनको द रॉक भी बोला जाता है, ठीक है, दुनिया में टॉप पे यही है जिन्होंने 2020 में सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। उसके बाद अक्षय कुमार, अक्षय कुमार इस लिस्ट में आए हैं 10th प्लेस पे। बेसिकली 10% की लिस्ट की बात हो रही है, टॉप 10 की बात हो रही है, ठीक है। टॉप 10 में अक्षय कुमार है सिर्फ 6ठे स्थान पे, 6th प्लेस पे। टॉप 10 की बात कर रहा हूं मैं, टॉप 10 हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 फोर्ब्स मैगजीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेस्टैपन बेसिकली ग्रैंड पिक्स की बात जहां पे होगी ना, तो ग्रैंड पिक्स के चलते हुए इतना समझना कि ये बात हो रही है यहाँ पे फॉर्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट्स की, फॉर्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट्स की बात हो रही है। तो फॉर्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट सबसे स्टार्ट हुए, इस बार उसका एनिवर्सरी था, 70th एनिवर्सरी ग्रैंड पिक्स, मतलब जब भी उसका सालाना एनिवर्सरी होता है तो उस पर भी एक ग्रैंड पिक्स एक रेस ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इस बार 70th एनिवर्सरी ग्रैंड पिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, मैक्स वर्स्टैपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, ये एक दिल टूटने वाली खबर है काफी सारे क्रिकेट फैंस के लिए। क्या MS धोनी जी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट में से, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ सुरेश रैना जी ने भी अपना अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये भारत के 2 बेहतरीन बल्लेबाज अब नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट, अब ये नहीं खेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है इसने 15 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक एक फिट इंडिया फ्रीडम रन चलाया है, ठीक है। गांधी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से लेके 74th इंडिपेंडेंस डे गया इस बार हमारा, उससे लेके 2 अक्टूबर 2020 दैट इज महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी तक क्या चलाया, फिट इंडिया फ्रीडम रन चलाया। भारत के लोगों को फिटनेस के तोड़ एक मूव ऑन देने के लिए, गोल देने के लिए कि फिटनेस की तरफ बढ़िए, कोविड-19 के चलते हुए फिटनेस की तरफ बढ़ो। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन कि आप दौड़ो, जितना आप दौड़ सकते हो दौड़ो, आप जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदी फाउंडेशन, नंदी फाउंडेशन एक एनजीओ है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाता है ये। तो इसी की वजह से नंदी फाउंडेशन को मिला वर्ल्ड फूड विजन 2050 प्राइज, फूड विजन 2050 प्राइज किसको मिला, नंदी फाउंडेशन को दिया जाएगा। नंदी फाउंडेशन को बेसिकली फूड विजन 2050 क्या है, तो हमारा टारगेट है कि 2050 तक दुनिया भर में हर एक घर को, हर एक फैमिली को, हर एक पर्सन को अच्छा खाना मिले, न्यूट्रिशंस मिले, न्यूट्रिशन से भरा खाना मिले। तो उसी के टुवार्ड ये नंदी फाउंडेशन बहुत सारे लोगों को अच्छा खाना खिलाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी के चलते हुए इसको इस प्राइज के लिए चूज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन सेठी, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, ACJ क्या है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म। तो नितिन सेठी को मिला एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अवार्ड, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अवार्ड। तो नितिन सेठी ने क्या किया था, नितिन सेठी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, इन्होंने बेसिकली जर्नलिस्ट है तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी पैसा पॉलिटिक्स को लेके, पैसा पॉलिटिक्स इलेक्शंस को लेके, ठीक है। तो उसी के चलते हुए नितिन सेठी को यहां पे मिला एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अवार्ड। नेक्स्ट, महिंदा राजापक्षा, श्रीलंका। देखिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षा जी 4थी बार इलेक्ट हुए हैं, 4th टाइम इनको चुन लिया गया है। महिंदा राजापक्षा जी, महिंदा राजापक्षा जी 4थी बार बने हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री। यहाँ के पे श्रीलंका के प्रधानमंत्री तो बने हैं, बट मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा श्रीलंका के राष्ट्रपति की भी। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है गोटाबाया राजापक्षा। दोनों ही राजापक्षा है क्योंकि दोनों भाई हैं, दोनों ही भाई हैं। तो गोटाबाया राजापक्षा, तो ये कौन है, राजापक्षा, तो ये कौन है, दैट इज अ प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका। क्लियर, श्रीलंका जिसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरी कोटे, जयवर्धनेपुरी कोटे, एंड कोलंबो इज द फाइनेंशियल कैपिटल। नेक्स्ट, मोहम्मद औलद बिलाल, मोहम्मद औलद बिलाल ये बने हैं मॉरिशनिया के नए प्रधानमंत्री। तो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी कैपिटल थोड़ी सी अजीब है, कैपिटल और करेंसी थोड़ी सी डिफिकल्ट है रिमेंबर करनी, याद करनी, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर में
उन्हीं पेपर में आपने देखा होगा कि करेंसी एंड कैपिटल को लेके भी क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादातर कैपिटल को लेके आता है, बट उन्हीं करेंसी और कैपिटल को लेके क्वेश्चन आएगा जो देश न्यूज में रहा होगा, जो देश न्यूज में रहा होगा। तो इसकी कैपिटल क्या है? नौकाचोट, एंड करेंसी क्या है? ओगैया, ओगैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरू, पेरू के नए प्रधानमंत्री, पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज। वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइज ये बने हैं पेरू देश के नए प्रधानमंत्री। पेरू देश की अगर मैं बात करूं, पेरू देश की राजधानी है लीमा, लीमा, दैट इज द कैपिटल ऑफ पेरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलारूस के प्रेसिडेंट थे अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको को दोबारा से इलेक्ट कर दिया गया है, छठी बार ये बेलारूस देश के प्रधानमंत्री बने, सॉरी राष्ट्रपति बने, छठी बार। एंड बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री जी की। सबको पता है इनके बारे में, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो नरेंद्र मोदी जी बन गए भारत के 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, चौथे नंबर पे आ चुके हैं, सबसे लॉन्गेस्ट टर्म निभाने वाले, एंड फर्स्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देखिए देश के अगर मैं प्रधानमंत्री इसकी बात करूं, ये मोदी जी 4th लॉन्गेस्ट बने हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट लॉन्गेस्ट की बात करूं, JL नेहरू, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद आती है इंदिरा गांधी, उसके बाद कौन आता है? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, 10 साल, सबको पता है। एंड द 4th नेम इज नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट ये तीनों तो कांग्रेस के हैं, ये तीनों तो कांग्रेस के हैं। तो फर्स्ट नहीं बोल सकता, द लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट नॉन कांग्रेस लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। इनसे पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर में जो रिकॉर्ड था लॉन्गेस्ट सर्विंग में, वो था वाजपेयी साहब का, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। तो वाजपेयी साहब के तीनों टर्म्स के टेन्योर को इकट्ठा मिला के अगर मैं बात करूं तो उसको मोदी जी ने क्रॉस कर लिया है। मोदी जी उससे ज्यादा दिन सर्वाइव कर चुके हैं, तो मोदी जी बन चुके हैं 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। SS मुद्रा, द फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। अब ये बने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। देखिए सबसे पहले तो हाउसिंग फाइनेंस क्या होता है? वो कंपनीज जो सिर्फ घर बनाने के लिए पैसा देती हैं, रियल एस्टेट में फाइनेंस करती हैं, घर बनाने के लिए लोन देती हैं, तो दैट इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। मैंने बताया दूसरी, तो पहली कौन है? HDFC। HDFC बैंक नहीं, HDFC की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है HDFC होम लोन्स। ठीक है, HDFC होम लोन्स के नाम से एक सब्सिडरी है, तो वो है भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। SS मुंद्रा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोमा मोंडाल। सोमा मोंडाल बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नेक्स्ट चेयरमैन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेक्स्ट चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं सोमा मोंडाल। अभी जो चेयरमैन वर्क कर रहे हैं उनका रिटायरमेंट होने वाला है, तो उनके बाद बनेगी सोमा मोंडाल, सोमा मोंडाल। नेक्स्ट, प्रमोद भासिन। प्रमोद भासिन बने हैं नए चेयरमैन इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो ICR ये वो बॉडी है जो भारत के दूसरे देशों के साथ इकोनॉमिक रिलेशन की को लेकर काम करती है। तो इसके नए चेयरमैन बने हैं प्रमोद भासिन, प्रमोद भासिन। नेक्स्ट बात करते हैं नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन, दैट इज हर्ष कुमार भानवाला जी। अभी कुछ टाइम पहले ही रिटायर हुए हैं इसी साल। तो अब ये बन गए हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसके? कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड एक फाइनेंस कंपनी है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस कंपनी। तो उसके नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला, हर्ष कुमार भानवाला। नेक्स्ट, सीनियर IRS ऑफिसर पतंजलि झा, पतंजलि झा ये बने हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट इज इन मुंबई। ठीक है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई में इनको अपॉइंट किया गया है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन मुंबई, दैट इज पतंजलि झा, पतंजलि झा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बच्चों ऑबिचुरीज की। ऑबिचुरीज क्या होती है? वो लोग जो दुनिया को अलविदा कह गए, जो अब दुनिया में नहीं रहे। तो सबसे पहले कांग्रेस के एक बहुत ही फेमस लीडर एंड स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी जी नहीं रहे, राजीव त्यागी।
उसके बाद सिमर दुग्गल, सिमर दुग्गल एक बहुत ही फेमस मॉडल इट इज एंड फैशन डिजाइनर, ये अब नहीं रहे। इंडियाज फर्स्ट सुपर मॉडल बोला जाता था इनको, ये अब नहीं रहे। उसके बाद जर्नलिस्ट जीके मेनन साहब, जीके मेनन साहब अब नहीं रहे, ठीक है, इनका देहांत हो गया, 93 के थे ये। उसके बाद बहुत ही फेमस उर्दू पोइट राहत इंदौरी साहब, ठीक है, इनको सब जानते हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता, राहत इंदौरी, ठीक है। तो राहत इंदौरी जी एक उर्दू पोइट थे मध्य प्रदेश से, ठीक है, तो ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया, ठीक है, ये अब नहीं रहे। बहुत ही मतलब एक दुखद घटना ये आती है कि ऐसे एक महान शख्सियत को भारत सरकार ने आज तक कोई भी अवार्ड नहीं दिया, ना पद्मश्री, ना पद्म भूषण, ना पद्म विभूषण, ऐसा कोई अवार्ड इनको नहीं दिया गया। बट भारत उर्दू पोइट्री में भारत की शान थे ये राहत इंदौरी साहब। उसके बाद खलील बादशाह जी, फॉर्मर मिनिस्टर खलील बादशाह जी अब नहीं रहे, अब नहीं रहे। उसके बाद तमिल फिल्म लिरिसिस्ट पीके मुथुसामी जी अब नहीं रहे। नेक्स्ट, कांग्रेस के फॉर्मर लीडर एंड 8 बार एमपी चुने गए नंदी येलिया साहब अब नहीं रहे, नंदी येलिया जी अब नहीं रहे। उसके बाद WWE रेसलर जेम्स कैमला हैरिस, ये अब नहीं रहे, ये अब नहीं रहे। तो ये था बच्चों कुछ ऑबिचुरीज की बात की। तो ये था हमारा आज का मिसलेनियस जीके ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अगस्त 2020। तो अगर आपको क्लास में कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्लास के टाइम पे। एंड प्लीज शेयर द क्लास को शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ आगे फॉरवर्ड कर देना और लाइक करना नहीं भूलना। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।